बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं आपकी मेज़बान किरण नाज। आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। वज़ीर आज़म को है एतराज़, लेकिन किस पर, ये हम आपको बताएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला के इस्तीफ़े की अफवाहें तो बड़ी गर्म है, लेकिन खबरें सच्ची हैं या फिर झूठी, ये चौधरी निसार खुद बताएंगे। ऑपोजिशन के वार वाकई वार हैं या फिर दबाव बढ़ाने के तरीक़ाकार? औरत होना बेहतर है या फिर जानवर होना? यह है ना अजीब सी बात। आज हम खोज लगाएंगे कि किसके वादे पूरे हुए भी या नहीं। इसके अलावा फैशन और टॉप ट्रेंड की बात होगी, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया से ही निकाल लाए हैं आपके लिए खास मेहमान। लेकिन इन सबसे पहले हेडलाइंस। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग, सियासी जमात का कारकुन जान से गया। मोटरसाइकिल पर सवार हमलावर वारदात करके फरार। हमारे कारकुनों पर गोलियां बरसाई गईं, पाक सरजमीन पार्टी का दावा। पेशावर हमले में शहीद मेजर जमाल की नमाज जनाजा अदा। की गाड़ी पर खुदकुश हमले में 4 एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी हुए थे। वाकई की तहकीकात जारी हैं। पनामा लीक्स में कानूनी जंग का अगला मरहला। GIT रिपोर्ट पर इमरान खान और सिराजुल हक के वकला और शेख रशीद के दलाइल मुकम्मल। वजीर आजम नवाज शरीफ को तलब करके जराह करने और नाअहल करार देने की दरखास्त। शरीफ फैमिली के वकील के दलाइल जारी। समाअत कल फिर होगी। JIT ने अपनी हुदूद से तजावुज़ किया। रिपोर्ट में नाम निहाज शवाहिद शामिल किए गए। टीम में शामिल ISI का नुमाइंदा उस वक्त ऑफिसर नहीं था। शरीफ खानदान और इसहाक डार ने एतराज़ उठा दिया। वॉल्यूम 10 पब्लिक करने की दरख्वास्त कर दी। मरियम औरंगजेब कहती हैं गैर मुसद्दक़ा दस्तावेज़ात पर इस्तीफ़ा नहीं बनता। वो दस्तावेज जो कि सर्टिफाइड, नोटिफाइड, वेरीफाइड नहीं है, उनको कौन करेगा? पनामा केस में इल्जामात ऐसे थे कि तहकीकात करवाना पड़ी। ना अहली फैसला अक़लियत का था, मगर JIT तो अक्सरियत ने बनाई। पनामा केस में जजेस के रिमार्क्स ये भी वाज़ेह कर दिया कि JIT की फाइंडिंग्स मानने के पाबंद नहीं। दस्तावेजात के ज़राए को देखना होगा। ज़रूरत पड़ने पर वॉल्यूम 10 भी देख लेंगे। और चौधरी निसार ने इस्तीफा नहीं दिया। खबरें बेबुनियाद हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं चौधरी साहब नून लीग के अहम लीडर हैं, इस्तीफे के हवाले से खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जल्दी चलो, स्कूल में क्या चलो। तुमने तो बड़ी जल्दी हल निकाल लिया, जीते रहो। लेकिन ये दाग इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं, सर्फ एक्सेल है ना। नया सर्फ एक्सेल जो दे मुश्किल दागों की 100% सफाई, ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बेशर्म हुकूमत नहीं देखी। इतने मुल्क के मसाइल पैदा कर रहे हैं कि मुल्क को नुकसान पहुंच जाए, इनके इक़्तिदार को ना पहुंचे। इसी जगह मैंने कहा था सबूत भी निकलेंगे और सियासी ताबूत भी निकलेगा। जिस वकील ने उनकी नुमाइंदगी की है, आज वो उस केस की पैरवी करने से कतरी शहजादे की तरह कतरा रहा है। इन साजिशों को पिंडी के गंदे नाले में बहा देंगे। अल्लाह ताला के पास अब पाकिस्तान की तकदीर का फैसला जो भी ये करेंगे। लगता ये है कि अब इस्तीफा दिया नहीं जाएगा, अब इस्तीफा इंशाल्लाह दिया जाएगा। वजीर आजम साहब के पास वो हाई मॉरल ग्राउंड नहीं रहा और उन्हें मुस्तफ़ी होना चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। एहतसाब सबका होना चाहिए, बिला इम्तियाज होना चाहिए। 1.5 साल से इस शख्स ने पाकिस्तान के वजीर आजम की हैसियत से पाकिस्तान के नाम पर एक धब्बा बन चुका है।
हमले के लिए आएगा उसको दांत खट्टे होने का मजा मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान की आला अदलिया से इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में वही बात करेंगे जो आज ज़बान ज़द-ए-आम है, यानी JIT और उसकी हेयरिंग के हवाले से। हमारे साथ मौजूद होंगे खालिद अजीम साहब भी, उनका तज्ज़िया भी शामिल होगा। लेकिन पहले आपको ये तो बताएं कि वज़ीर आज़म ने पनामा JIT रिपोर्ट पर एतराज़ात सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिए हैं। मुश्तरका तहकीकाती टीम पर मैंडेट से तजावुज़ करने का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया है। रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 फराहम करने की भी इस्तदा की है। इस्लामाबाद से आपको जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में JIT के काम और अरकान पर इतराज़ात। वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ है कि सरबराह JIT वाजिद ज़िया ने कज़न की फर्म से कानूनी मुआवनत लेकर गैर कानूनी काम किया। बिलाल रसूल, आमिर अजीज और नईम मंगी पर भी उंगली उठा दी गई। नुमाइंदा ISI पर तकर्रर के वक्त अपने इदारे में अफसर ना होने और बतौर सोर्स तैनाती का एतराज़। दरखास्त में कहा गया है कि JIT ने अपने मैंडेट और इख्तियारात से तजावुज़ किया। गैर मुसद्दक़ा दस्तावेज़ात और ज़ुबानी मालूमात की बुनियाद पर नताइज अख़ज़ किए गए। गवाहों पर वज़ीर आज़म के हक़ में दिए बयानात वापस लेने का दबाव डाला गया। JIT ने मुकर्ररा मुद्दत 60 रोज़ से 6 दिन ज़्यादा काम किया। इसे मज़ीद कोई दस्तावेज़ात पेश करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि JIT रिपोर्ट की बुनियाद पर वज़ीर आज़म और दीगर फ़रीक़ैन के खिलाफ कोई हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म की जानिब से दायर एक और मुतफ़र्रिक़ दरखास्त में JIT की जिल्द 10 फराहम करने की भी इस्तदा की गई है। दरखास्त वॉल्यूम 10 मिलने के बाद नए एतराज़ात भी दायर किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म तो चलिए वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने भी JIT पर एतराज़ात दाग दिए हैं। कहा टैक्स गोशवारों का न दरख्वास्त गुजारों ने पूछा न ही अदालत ने, मगर JIT पीछे लग गई है। तहक़ीक़ात बदनीयती पर मबनी है। अदालत से रिपोर्ट मुस्तरद करने की इस्तदा भी कर दी है। इस्लामाबाद से फैयाज महमूद ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है, वो देख लीजिए। पनामा JIT पर डार के भी कानूनी वार, सुप्रीम कोर्ट में एतराज़ात दायर कर दिए। कहते हैं JIT को पेशी के रोज ही तमाम रिकॉर्ड फ्राहम कर दिया था, फिर भी कहना कि टैक्स गोशवारे नहीं मिले बदनीयती पर मबनी है। JIT ने असासे छुपाने और टैक्स चोरी का बेबुनियाद इल्जाम लगाया। JIT ने मैंडेट से तजावुज की वजूहात नहीं बताई। दरखास्त में कहा कि आमदन और असासों का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। JIT ने आमदन और असासों से मुतालिक कोई सवाल नहीं किया, अलबत्ता अतिया की हुई रकम पर टैक्स मुआफ कराने का इल्जाम धर दिया। असासों में इजाफे के मुतालिक पूछा जाता तो जवाब जरूर देता। इसहाक़ डार के मुताबिक वो 2003 से 2008 तक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी थे। 2003 से 2005 तक 8.2 मिलियन पाउंड्स कमाए, जिनमें 15.5 लाख बेटे को बतौर तोहफा दिए। वजीर खजाना के मुताबिक वो बैरून मुल्क कमाई गई आमदन पाकिस्तान में जाहिर करने के कानूनी तौर पर पाबंद नहीं। दरखास्त गुजार ने अदालत से JIT रिपोर्ट मुस्तरद करने की इस्तदा भी की है। इन दोनों इश्यूज़ पर जिनकी रिपोर्ट आपने देखी, इस पर खालिद अजीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। खालिद अजीम साहब, मुझे अच्छी तरह याद है जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पनामा का फैसला आया था, जब JIT बनी थी, तो उस वक्त तो मिठाइयाँ बांटी गई थी। ये एतराज़ात अचानक आए हैं सामने, रिपोर्ट के बाद सामने आए हैं, या इससे पहले भी एतराज़ात थे लेकिन हमें नहीं दिख रहे थे? नहीं, देखें, एतराज़ात का सिलसिला तो जब से ये JIT के ये अरकान नामजद हुए उसके फ़ौरन बाद शुरू हो गया था। जो मिठाइयाँ बटी थी वो उस वक्त थी जब ये फैसला आया था कि तीन अरकान जो हैं फाजिल जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के, उन्होंने चूँकि इस बात की तायीद की थी, जो 2 जज साहिबान का जो फैसला उससे इख्तलाफ किया था और ये कहा था कि इस पर मज़ीद तहकीकात की जाए। मिठाइयाँ बटने की वजह तो ये थी कि उस वक्त वज़ीर आज़म फौरी नाअहली का जो ख़तरा था उससे बच गए थे। लेकिन बाद में जो ही ये अरकान के नाम सामने आए तो उसके बाद एतराज़ात तो इनकी तरफ से आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन एतराज़ात को सुनने के बाद एक तरह से मुस्तरद कर दिया, क्योंकि उसी JIT को जो है वो काम जारी रखने के लिए कहा। जहाँ तक ताल्लुक़ है JIT रिपोर्ट के मुतालिक एतराज़ात का, तो वो सिलसिला जो है वो ये कहा जा सकता है कि वो एक हक है। जब भी कोई रिपोर्ट ऐसी आती है तो उसके बाद चलिए खालिद साहब, आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट पर जो एतराज़ात हैं, खालिद साहब आप कह रहे हैं रिपोर्ट पर जो एतराज़ात हैं वो तो हक है, लेकिन वाजिद ज़िया समेत तमाम जो JIT के अरकान हैं उन पर भी तो एतराज़ात वज़ीर आज़म की जानिब से आए हैं, वो भी ज़रा हमें बता दीजिए। जी बिल्कुल, उनकी तरफ से जो एतराज़ात आए हैं वो उनमें से 2 तो ऐसे हैं कि जो इससे पहले के हैं। एक बिलाल रसूल जो कि SECP के मेंबर हैं, उन पर यह एतराज़ था कि वो मियाँ अज़हर के, जो कि इससे पहले मुस्लिम लीग काफ के बानी सदर थे और बाद में वो PTI में शामिल हो गए। बिलाल रसूल के बारे में कहा जाता है कि वो उनके करीबी रिश्तेदार हैं, इसकी वजह से वो असरअंदाज हो सकते हैं।
वज़ीर आज़म के खिलाफ मुखालफाना जज्बात उनके मौजूद हैं। और दूसरे जो हैं वो आमिर अजीज़ जो स्टेट बैंक के नुमाइंदे हैं, उनके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने इससे पहले चूँकि इस सारे मामले में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में तहकीकात की हुई है शरीफ फैमिली के खिलाफ जो केसेस हैं उनमें, इसलिए उनकी राय भी जो है वो जानिबदाराना हो सकती है, गैर जानिबदाराना नहीं होगी। आज जो एक एतराज़ उठाया गया है वो आफ्ताब मंगी पे एतराज़ उठाया गया है, जिनके बारे में ये कहा गया है कि वो जो है वो उनका केस इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में उनकी तकर्री के हवाले से है और उनका कहना यह है कि उनकी जो तकर्री है वो दुरुस्त नहीं है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी छानबीन कर रही है, लिहाजा एक ऐसा शख्स जो कि तकर्री का अहल ही नहीं है उसको वहाँ पे कैसे लगा दिया गया। इसी तरह से ISI के जो रुकन हैं उनके बारे में भी ये कहा गया कि वो तो अपने महकमे की स्ट्रेंथ भी नहीं है और ये वाकई सही है कि वो ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो रिटायर्ड हैं, ये मेंशन्ड है JIT की रिपोर्ट में। अब इसकी लीगैलिटी क्या है इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। इन पे ये एतराज़ात और अरकान पे, 2 अरकान पे नए हैं, 2 अरकान पे पुराने एतराज़ात थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ ये है कि रद्द कर दिया था बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने वो जो JIT के तमाम अरकान हैं उनको ये कहा था कि वो अपना काम जारी रखें। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का एतमाद उन्हें हासिल था। आज नए सिरे से ये एतराज़ात जो हैं वो वज़ीर आज़म की जानिब से दाखिल करवाए गए। अच्छा, एक बात और की वजाहत करनी जरूरी है, वो ये है कि इससे पहले जो एतराज़ात हैं वो उठाए गए थे हुसैन नवाज की जानिब से। आज जो एतराज़ात हैं वो वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस जो हैं उन्होंने वज़ीर आज़म के वकील की हैसियत से दाखिल करवाए हैं। इस लिहाज से ये शायद नए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसका फैसला करने में, क्योंकि 2 जो मेन अरकान है उनके बारे में अदालत पहले ही फैसला एक दे चुकी है। खालिद अजीम साहब, आप फैसले की बात कर रहे हैं, आप फैसले की बात करें तो जिस वक्त JIT की रिपोर्ट मंजर आम पर आई उसके बाद अपोजिशन की जानिब से जो रिएक्शन आ रहा था, उनकी जानिब से जो एक्सपेक्टेशन थी, याद है मुझे, वो चाहे शेख रशीद साहब हो, इमरान खान हो या फिर पीपल्स पार्टी हो या फिर जमात इस्लामी हो, इनकी जानिब से यही आ रहा था कि बस 1 हफ्ता या 10 दिन या 15 दिन की मेहमान रह गई है। लेकिन आज हमने फैसला या आज जितनी भी हेयरिंग हुई वो काफ़ी मुख्तलिफ देखी, जजेस का मिजाज भी मुख्तलिफ देखा। तो क्या लगता है आपको आज अपोजिशन की और हुक्मरान जमात की बॉडी लैंग्वेज में आपने क्या मुख्तलिफ पाया? देखिए जी, वो पटिशनर भी हैं, वो जिन लोगों ने ये सारे का सारा, और वो वज़ीर आज़म की अपोजिशन भी हैं, और वो हर एक ऐसा इकदाम, जबकि JIT की रिपोर्ट जो है उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने लाई गई हैं शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ जिससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि वो खासी मुश्किल में है और जो रिपोर्ट है वो उनके लिए कोई अच्छा पैगाम लेके नहीं आई। उसके नतीजे में शेख रशीद साहब, PTI, PPP, जमात इस्लामी, इनकी तरफ से जो जल्दी हुकूमत जाने की बात है वो अपनी जगह पे, लेकिन जो लीगल माइंड है सारे का सारा, उनको पता है कि ये JIT की रिपोर्ट आने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट का एक प्रोसेस मौजूद है। फैसला JIT ने नहीं करना, JIT ने तहकीकात करनी थी। जुडिशल फैसला जो है वो अदालत ही का होगा और उसमें एक तरीकाकार है, एक प्रोसीजर होता है, और वो प्रोसीजर जो है वो यही है कि कोई भी JIT की जो रिपोर्ट है या किसी कमीशन की रिपोर्ट है उसके ऊपर अदालत जो है वो कमेंट्स मांगती है दोनों फरीकों के, और दोनों फरीकैन जो हैं जब उसके हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर चुकते हैं, अपने एतराज़ात जो हैं उनको अदालत सुन लेती है, तो उसके बाद ही उसका फैसला उसने करना होता है। खाली JIT की रिपोर्ट में फैसला नहीं हो सकता। तो खालिद अजीम साहब, एक बहुत लंबा प्रोसेस हमने JIT रिपोर्ट से पहले देखा है। खालिद अजीम साहब, समातें होती रही हैं, दलाइल सामने आते रहे हैं, फिर JIT का फैसला आया, JIT ने भी अपना काम कर लिया, तहकीकात मुकम्मल हो गई 2 माह की, अब JIT की रिपोर्ट भी सामने आ गई। आप क्योंकि कानूनी मामलात पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, क्या लगता है आपको मजीद ये कितना तवील चलेगा अभी पनामा का मामला? देखिए जी, मेरा अपना ख्याल ये है कि आज जो एतराज़ात हैं वो तो 2 नौइयत के हैं। एक अरकान पे एतराज़ है, एक उसके साथ JIT की जो मजमूई रिपोर्ट है उसकी हैसियत को उन्होंने चैलेंज किया है। मसलन उनका कहना यह है कि JIT जो है वो अनजस्ट थी, गैर मुनसिफाना थी, वो उसकी जो हयात है यानी वो जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुरुस्त नहीं थी। इसके साथ साथ उन्होंने ये एतराज़ उठाया है कि वो बायस थी और उसने जो गवाहान हैं उन पे दबाव डाला। ये है इब्तदाई नौइयत के। अब उसके बाद आगे अगर आप आए कंटेंट पे, तो कंटेंट पे एतराज़ात की अगर समात इस अंदाज में मुकम्मल वहाँ पे हुई तो वो उसको मज़ीद अरसा भी लग सकता है। अगर तो सिर्फ JIT की रिपोर्ट को एज इट इज़ एक्सेप्ट करके अदालत ने फैसला देना है तो उस पर मेरा ख्याल है कि शायद ये हफ्ते 10 दिन की बात हो, लेकिन अगर पूरे कंटेंट्स जो हैं उन पे एतराज़ात की समात जो है उसका सिलसिला चल पड़ा
तो फिर ये शायद थोड़ा सा प्रोलॉन्ग भी करे, फिर तवील हो जाएगा। ठीक है खालिद अजीम साहब, हम आपको ऐसे ही नहीं जाने देंगे, अभी आपने मजीद हमारे साथ रहना है क्योंकि मजीद भी इश्यूज हैं जिस पर हमने आपसे बात करनी है। बड़े केस की, बड़ी समाअत के हवाले से हम बात हो रही है, हंगामा केस समाअत इसे कह रहे हैं। पनामा केस सुनते वक्त सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कई सवालात उठा दिए। जस्टिस शेख अजमत ने पूछा FZE की दस्तावेज़ात किस तरह हासिल की गई हैं, अपने ज़राए इस्तेमाल किए या कानूनी मावनत का सहारा लिया गया। जस्टिस एजाज अफजल ने सवाल उठाया, क्या JIT की दस्तावेज़ात ज़राए जाने बगैर दुरुस्त करार दी जा सकती हैं, ज़रूरत पड़ी तो वॉल्यूम 10 भी खोल लेंगे, चाहते हैं अदालत और कौम का वक्त ज़ाया ना हो। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल ने इस पर तफसीली रिपोर्ट तैयार की है, देख लीजिए। JIT रिपोर्ट के बाद पनामा अमल दरामद केस की पहली समाअत 3 रुकनी बेंच में दौरान समाअत जजेस ने कई सवालात उठा दिए। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज शरीफ बतौर गवाह JIT में पेश हुए थे, उनका बयान सिर्फ तजाद की निशानदेही के लिए इस्तेमाल हो सकता है। शहबाज शरीफ के बयान का जायजा ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 161 के तहत लिया जा सकता है। उन्होंने इस्तफसार किया कि JIT दस्तावेजात के जराए क्या हैं, जराए जाने बगैर क्या दस्तावेजात को दुरुस्त करार दिया जा सकता है। देखना होगा कि दस्तावेजात कानून के मुताबिक पाकिस्तान मुंतकिल हुई, क्या JIT की दस्तावेजात पर अदालत फैसला कर सकती है, जरूरत पड़ने पर वॉल्यूम 10 को भी खोलकर देखेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि JIT की तमाम दस्तावेजात तो तस्दीक शुदा नहीं, क्या JIT ने बताया है कि फंड्स आए कहां से। JIT की फाइंडिंग सारा पाकिस्तान जान चुका, बताएं हम रिपोर्ट पर अमल क्यों करें। JIT की फाइंडिंग मानने के पाबंद नहीं। जस्टिस शेख अजमत सईद का इस्तफसार था कि FZE की दस्तावेजात जराए से मिली या कानूनी मुआवनत के तहत। दरखास्त गुजार बताएं हम JIT की सिफारिशात पर कहां अमल कर सकते हैं, हम अपने इख्तियारात का किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। दरखास्त गुजारों के दलाइल मुकम्मल, वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी। समाअत मंगल को फिर होगी। दूसरी जानिब ऑपोजिशन की जानिब से भी कोशिश की जा रही है केस को अपने फेवर में करने का। तो इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। कहा शरीफ खानदान पर जाली दस्तावेजात पेश करने पर फौजदारी मुकदमा बनता है। नईम बुखारी ने अदालत से नवाज शरीफ को तलब करने की सदा भी की है। बड़ी अदालत में बड़े केस की समाअत, नईम बुखारी ने मुकम्मल किए अपने दलाइल। नईम बुखारी ने दलाइल में कहा कि JIT ने तारिक शफी का बयान हल्फी झूठा करार दिया। तारिक शफी और हुसैन नवाज के बयानात में तजाद पाया गया। शहबाज शरीफ ने खुद को मामले से ही अलग कर लिया। इमरान खान के वकील ने मजीद कहा कि ट्रस्टी होने के लिए जरूरी था कि मरियम के बेयरर सर्टिफिकेट होते। नईम बुखारी ने मजीद दलाइल में कहा कि लंदन फ्लैट शुरू दिन से ही शरीफ खानदान के पास है। JIT ने कतरी फ्लैट वर्कशीट को अफसाना करार दिया। नईम बुखारी ने मजीद कहा कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस के फैसले में कतरी खानदान का कोई जिक्र नहीं। हिल मेटल का 88% मुनाफा पाकिस्तान भिजवाया गया। कंपनी ने मरियम नवाज को तहफ़ भी दिए। दोस्तों से पैसे लेने की बात भी साबित न हो सकी। नवाज शरीफ FZE कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन थे। इसहाक डार के असासे भी आमदन से जायद करार दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत पर शेख रशीद ने भी दलाइल दिए हैं। कहा JIT रिपोर्ट के बाद केस में कुछ नहीं रहा, सब साफ है। पनामा मुकदमे का फाइनल राउंड, शेख रशीद भी आज रिंग में उतरे, दलाइल के दाव पेश लड़ाए। कहा कि JIT के सुपर 6 और जजेस को कौमी खिदमत का अजर मिलेगा। मुकदमे में बेनामियों का जुम्मा बाजार लगा है। एक बच्चे को सऊदी अरब, दूसरे को लंदन में बेनामी रखा गया। JIT रिपोर्ट के बाद अब केस में क्या रह गया। शेख रशीद ने मजीद कहा कि मरियम नवाज बेनिफिशियल मालिक साबित हो चुकी। जिस उम्र में हमारा शनाख्ती कार्ड नहीं बनता, इनके बच्चे 800 करोड़ कमा लेते हैं। शेख सईद और सैफुर रहमान नवाज शरीफ के फ्रंटमैन हैं। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि अदालत से जल्द ताबूत और सबूत निकलेंगे। जो कुछ इन्होंने झूठ बोला है, सादक और अमीन नहीं रहे। 62-63 मेरा केस और 62F के तहत ये सारी उम्र के लिए नायल हो गए। इस पर भी बात कर लेते हैं। खालिद अजीम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, ऑपोजिशन की जानिब से जो रिमार्क सामने आ रहे हैं उस पर आपका तज्जिया क्या कहता है? जी देखिए, अपोजिशन ने जो अपनी पिटीशन दायर की थी, मैं ये समझता हूँ कि JIT ने उससे बढ़ के उनको मवाद फराहम कर दिया है। इसलिए मेरा ख्याल है कि उनको कोई एतराज़ की तो उनकी कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उन्होंने उसकी तायीद ही करनी थी, और तायीद भी इस हद तक कि उनका कहना ही है कि अब ये जो सबूत सामने आ गए हैं, उसके बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली जो है उसमें कोई अमर माने नहीं रह गया। लेकिन मैं ये फिर कहूँगा, ये उनके जज्बात हैं, ये उनके दलाइल हैं, अदालत के अंदर दलाइल हैं और बाहर आके उनकी जो है वो इज़हार ख्याल है।
इस सारे की सारी चीज़ जो है इसका तयन तो अदालत ने करना है और अभी कुछ मरहला बाकी है इसमें, क्योंकि जब तक जो इसका दूसरा फरीक है और जो सबसे बड़ा फरीक कहा जा सकता है जो इससे इफेक्ट हो रहा है, उसके दलाइल मुकम्मल नहीं होते, उसके एतराज़ात जो हैं जब तक उनकी समाअत नहीं होती और अदालत उनके बारे में कोई फैसला नहीं कर लेती कि उन एतराज़ात को कबूल करना है या उनको रद्द करना है, उस वक्त तक हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता। हर बंदे की तवक्कुआत होती है, जो शख्स भी कोई केस अदालत में लेके जाता है वो उसको जीतने के नुक्ता नज़र से लेके जाता है और उसका हमेशा दावा जो है वो भी यही होता है, दलाइल देते हुए भी और बात करते हुए भी। वज़ीर आज़म के हवाले से जो है वो आज एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एतराज़ जो है वो दायर किया गया और वो है हजम नंबर 10 यानी जो रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 है, उसको चूँकि ख़ुद JIT ने दरख्वास्त की थी कि इसको मख्फी रखा जाए क्योंकि इसमें बैरून मुल्क से जो ख़त किताबत है किताबत शामिल है, तो वो उसको मख्फी रखने की दरख्वास्त की गई थी और ये भी कहा गया था कि अभी ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ। तो आज इन्हीं दो चीज़ों को बुनियाद बना के जो है वो ख्वाजा हारिस साहब ने एक और दरख्वास्त भी दायर की है और उनका कहना ये है कि वॉल्यूम 10 जब तक हमारे पास नहीं होगा हम उस पर एतराज़ात कैसे दाखिल कर सकते हैं, एक चीज़। और दूसरा उनका ये कहना था कि खुद JIT कहती है कि यह नामुकम्मल है, तो उसके बाद ये रिपोर्ट के मुकम्मल होने के हवाले से एस्पिरेशंस इस पर के शेडोज़ जो हैं वो आते हैं, लिहाजा जब वॉल्यूम 10 सामने आएगा तो उसके बाद फिर हम अपने मज़ीद एतराज़ात जो हैं वो इस पर दाखिल करेंगे। तो जब तक एतराज़ात की समाअत नहीं होती उतने वक्त तक का जुडिशल फैसला सामने आना मुमकिन नहीं है। और इसका जो आइन का आर्टिकल 10A है जो अब फंडामेंटल राइट की हैसियत रखता है कि हर शख्स को फेयर ट्रायल का और ड्यू प्रोसेस का हक हासिल है, तो वो प्रोसेस जब तक मुकम्मल नहीं होगा उस वक्त तक अदालत जो है वो यकीनी बात है कि कोई फैसला नहीं देगी। और अब ये देखना है कि प्रोसेस कितनी जल्दी मुकम्मल होता है जी। आया JIT की रिपोर्ट को मेनोअन तस्लीम करते हुए खाली उसी की बुनियाद पे अदालत किसी नतीजे पे पहुंचती है या फिर ये जो दलाइल की और ये जो एतराज़ात की समाअत का मामला इसकी रोशनी में मजीद तहकीकात होती है। खालिद अजीम साहब, अदालती मामलात में तो हम देख रहे हैं दलाइल भी हो रहे हैं, रेफरेंस भी दायर किए जा रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड ऑपोजिशन की जानिब से बड़ी तैयारी भी की जा रही है। एक जानिब हम PTI को देखते हैं, वो सर जोड़े बैठी है, दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी को भी मशवरे मिल रहे हैं कि उन्होंने क्या करना है आगे। तो इससे पहले भी हमने देखा है कि दबाव डालने की कोशिश की गई है हुकूमत पर, क्या इस बार दबाव बर्दाश्त कर पाएगी गवर्नमेंट? जी देखिए, ये तो अब डिपेंड करता है कि दबाव का लेवल कितना है। और इससे पहले मैं ये समझता हूँ जब धरना दिया गया था, पहला धरना, उसमें हुकूमत खासी जो है वो बैकफुट पे गई थी और ये मानना पड़ेगा कि उस वक्त सिवाय PTI के और पैट का नाम मैं इसलिए नहीं लूँगा कि वो उस असम्बली के अंदर मौजूद नहीं थी और जो और कोई जमात उनके साथ थी वो मुस्लिम लीग काफ थी, उसकी कोई इतनी पार्लियामेंट्री हैसियत नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी जो एक बड़ी अपोजिशन जमात है, बल्कि जिनका लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो उस वक्त हुकूमत के साथ खड़ी थी, हुकूमत उस बहरान से निकल आई। आज डिफरेंस ये है कि पीपल्स पार्टी भी PTI और दीगर जो अपोजिशन जमातें उनके साथ खड़ी है और इस्तीफे का मुतालबा भी कर रही। अब देखना यह है कि वो दबाव किस हद तक बढ़ाते हैं। आज एक इतला ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनको मोमेंटम क्रिएट करने के लिए मशवरा दिया गया है कि वो ट्रेन मार्च का ऑप्शन अपनाएं और इससे वो जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोगों के साथ कांटेक्ट वाला मामला है वो ज़्यादा अच्छे अंदाज में हो सकता है। और तमाम स्टेशन जो रास्ते में आए पंजाब और सिंध के अंदर, ये मार्च जो है वो कराची से लेके इस्लामाबाद तक प्रपोज किया गया है। तो ये कहा गया कि आप अवामी इज्तिमाआत से जो है वो खिताब करें। अब देखना ये है कि हुकूमत के लिए किस हद तक बड़ा प्रेशर अवामी सतह पे रोड्स के ऊपर कितना। और खालिद अजीम साहब, ये भी देखना होगा कि हुकूमत किस हद तक इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकेगी। एक खबर आ रही है हमारे पास, वो हम अपने नाज़रीन से शेयर कर लें। शरीफ खानदान के वकील ख्वाजा हारिस ने JIT रिपोर्ट से मुतालिक अदालत में 2 दरख्वास्तें जमा करा दी हैं। समाअत के मौके पर उन्होंने अपने दलाइल में कहा JIT अदालती अहकामात से काफ़ी आगे चली गई है। दस्तावेजात इकट्ठी करने में JIT ने कानून की खिलाफ वर्जी की है, इख्तियारात से तजावुज़ किया गया, इसलिए दस्तावेजात को सबूत नहीं तस्लीम नहीं किया जा सकता। जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ ने कहा कि JIT रिपोर्ट की मुकम्मल हिमायत करते हैं। बाद नज़र में वज़ीर आज़म सादिक और अमीन नहीं रहे हैं। अदालत नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला देकर मामला ट्रायल कोर्ट को भिजवाए। शरीफ खानदान ने JIT से मुतालिक 2 दरख्वास्तें जमा करवा दी हैं। JIT ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। वकील ख्वाजा हारिस ने जो दरख्वास्तें जमा करवाई हैं उसमें ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि JIT अदालती अहकामात से काफ़ी आगे चली गई है।
और जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात कर रहे थे कि वज़ीर आज़म की जानिब से एतराज़ात सामने आए हैं, तो तज्जिया तो हमने खालिद अज़ीम साहब से लिया है, लेकिन हमें इस वक्त फ़याज़ ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। फ़याज़, आपसे डिटेल में जानना चाहेंगे कि वज़ीर आज़म ने किस किस पर क्या क्या एतराज़ात दायर किए हैं, लगाए हैं? जी, आज वज़ीर आज़म के वकील की जानिब से 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर की गई हैं। एक तो JIT के 5 मेंबरान, 6 में से 5 मेंबरान पर एतराज़ात उठ गए हैं, और एक वॉल्यूम 10 जो के हसूल के लिए इस्तदा की गई है कि वो फ्राहम किया जाए। जो 5 मेंबरान हैं उनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ISI के जो नुमाइंदे हैं, उस पर जो एतराज़ उठाया गया है कि तश्कील के वक्त ISI का जो नुमाइंदा अपने इदारे में अफसर ही नहीं था, बल्कि वो रिटायर हो चुके थे। नुमाइंदा का बतौर सोर्स तैनाती का इंकशाफ हुआ है। एतराज़ में ये भी कहा गया है कि सोर्स एम्प्लॉय की कानूनी हैसियत नहीं होती, सरकारी दस्तावेज़ात में नुमाइंदे की कोई तनख्वाह का भी जिक्र नहीं है। अदालत एतराज़ात की रोशनी में JIT की रिपोर्ट का जायज़ा ले, ये तो एतराज़ किया गया है जो ISI का नुमाइंदा है। अगर बात की जाए सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे की, तो उन पे ये एतराज़ आयद किया गया है बिलाल रसूल पे कि वो PTI के और काफ लीग से काफ़ी करीबी हैं, उनके बड़े ताल्लुकात हैं, क्योंकि 2013 के इलेक्शन में उनकी अहलिया ने काफ लीग के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ा था। आमिर अजीज़ हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे जो JIT का हिस्सा थे, उन पर एतराज़ आयद किया गया है कि मुशर्रफ दौर में हुदैबिया पेपर मिल्स की तहकीकात करते रहे हैं, तो इसलिए वो भी उनकी भी जानिबदारी पर ही सवाल उठाया गया है। वज़ीर आज़म के वकील ने जो आज रिटन दरख्वास्त दायर की गई है, नैब के जो रुकन थे नईम मंगी, उनकी तैनाती पर ही सवालिया निशान उठा दिया गया है। ये कहा गया है कि जो नईम मंगी हैं वो खुद स्टे ऑर्डर्स पर या उनके मामलात अदालतों में चल रहे हैं, तो ये उनकी कारकर्दगी पर, उनके तैनातियों पर सवाल उठाया गया है, एतराज़ किया गया है। जबकि अब बात की जाए JIT सरबराह वाजिद ज़िया की, तो उनके ऊपर जो वज़ीर आज़म की ने एतराज़ आयद किया है, कहा गया है कि उन्होंने लंदन में लॉ फर्म एक हायर की थी, वो अपने कज़न की थी, और अपने कज़न की जो फर्म हायर की वो गैर कानूनी थी, और गैर कानूनी फर्म से हासिल की गई कोई भी जो दस्तावेज़ात हैं उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और जबकि ये भी कहा जा रहा है, वज़ीर आज़म ने अपने एतराज़ में ही कहा है कि उनके कज़न का क्लोज़ रिलेशन है, PTI के वो रुकन हैं, लंदन में बड़े एक्टिव हैं वहाँ पर, और इसलिए उनकी भी जानिबदारी पर सवाल उठाया गया है। वज़ीर आज़म के एतराज़ में ये भी कहा गया है कि हुदैबिया पेपर मिल्स का केस भी लाहौर हाई कोर्ट ख़त्म कर चुकी है। अदालत ने हुदैबिया पेपर मिल्स को दोबारा खोलने या तहकीकात करने का हुक्म ही नहीं दिया था, लेकिन JIT ने अपने जो मैंडेट से तजावज़ किया। JIT और ये भी कहा गया है कि JIT का हुदैबिया पेपर मिल्स, चौधरी शुगर मिल्स और ज़ेरे इल्तवा मुकदमात पर जितनी डिटेल्स आपने दी है, यकीनन हमारे नाज़रीन को इससे बड़ा फ़ायदा हुआ होगा। तमाम डिटेल्स आपने हमें बताई हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने जुरा के लिए नवाज शरीफ को अदालत में तलब करने का मुतालबा कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था, पहले अवाम फिर पार्लियामेंट और अब अदालत के साथ फ्रॉड किया गया। पाकिस्तान के अवाम के साथ फ्रॉड किया गया, फिर पाकिस्तान की पार्लियामान के साथ फ्रॉड किया गया, और अब आके अदालत के साथ भी फ्रॉड किया गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने खुली परजरी कमिट की। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अब क्रिमिनल केस का सामना है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कम से कम 10 साल की नाअहली और 7 साल की कैद सुनाई जा सकती है। नवाज शरीफ साहब को अदालत में तलब किया जाए और उन पर जिरा की इजाजत दी जाए। नवाज शरीफ साहब इस वक्त नाअहली का सामना कर रहे हैं, 14 साल सजा, जब्ती जायदाद का सामना कर रहे हैं। FZD कैपिटल, हिल मेटल, क्विंट कंपनीज और उनके अलावा 9 और कंपनीज को इस्तेमाल किया गया नवाज शरीफ साहब के पैसे वाइट करने के लिए। ये चीजें शहादतों के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुकी हैं। गर्मा गर्म मामलात हों और उसमें आबिद शेर अली, बल्कि ऐसा कहिए कि उनकी ज़बान की बात ना हो तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। दूसरों पर तनकीद करते करते ऐसा गड़बड़ाए कि मुखालिफिन के नामों के दरमियान परवेज रशीद का नाम भी ले गए, यानी आज फिर उनकी ज़बान फिसल गई। इमरान नामा और परवेज रशीद नामा, परवेज रशीद नामा और परवेज मुशर्रफ नामा, ये तीनों नामे माजी का किस्सा बन जाएंगे।
चारों तरफ से सवाल था कि आखिर वजीर दाखिला चौधरी निसार कहाँ हैं, तो सारी खबरें बेबुनियाद हैं। वजीर दाखिला चौधरी निसार ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, ऐसा अभी चौधरी निसार ने नहीं बताया, बल्कि वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इन अफवाहों की तरदीद की है और साथ में ये भी कहा है कि वफाकी वजीर दाखिला अपना मौक़िफ़ मीडिया के सामने पेश करेंगे। शेख रशीद कहते हैं चौधरी निसार में जुर्रत होती तो वो पहले ही वजारत छोड़ देते। क्या चौधरी निसार इस्तीफा दे रहे हैं? मरियम औरंगजेब ने खबरें मुस्तरद कर दी, कहती हैं तफसील वो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। चौधरी निसार मुस्लिम लीग नून के बहुत ही अहम रुकन हैं और बिल्कुल उनके इस्तीफे की जो खबर है वो बेबुनियाद है। चौधरी निसार साहब ने खुद कहा है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें बताएंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने रद्द अमल दिया कि मरियम ठीक ही कह रही होंगी, चौधरी निसार में हिम्मत होती तो पहले ही इस्तीफा दे देते। मैं उनको पहले कह चुका हूँ कि एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेस्ट द पैसेंजर, वो लेट हो गया है, गाड़ी छूट चुकी है। शेख रशीद ने कहा कि चौधरी निसार कई सालों से बीच में लटक रहे हैं, उन्हें ज़मीर के साथ जिंदा रहना चाहिए। और शरीफ खानदान का रिकॉर्ड में टैंपरिंग का केस, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने चेयरमैन SECP की 5 दिन की जमानत कबल वक्त गिरफ्तारी मंजूर कर ली है। 5 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म भी दिया है। जफर हिजाजी कहते हैं कि मेरे खिलाफ गवाही देने वालों को अल्लाह हिदायत दे। सुहेल रशीद रिपोर्ट करें। शरीफ खानदान की चौधरी शुगर मिल के रिकॉर्ड में रद्दोबदल का मामला, चेयरमैन SECP जफर हिजाजी राहदारी जमानत की मुद्दत खत्म होने पर स्पेशल जज सेंट्रल ताहिर महमूद की अदालत में पेश। जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त दायर, कहा तफ्तीशकारों से मुकम्मल ताउन करूंगा, जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने 5 लाख के मुचलकों के एवज जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। जफर हिजाजी मीडिया के सामने आए तो मुंह पर पहने मास्क की वजाहतें देते रहे। मैंने ये पर्दा ऐसे नहीं किया, इन्फेक्शन हुई। चेयरमैन SECP अपने खिलाफ गवाही देने वाले मातहत अफसरान को दुआ देकर चल दिए। उनको अल्लाह मियां हिदायत दे। FIA तहकीकात में रिकॉर्ड टेम्परिंग साबित होने पर सुप्रीम कोर्ट ने फौजदारी मुकदमा दर्ज करके जफर हिजाजी की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। 11 जुलाई को चेयरमैन SECP ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहदारी जमानत हासिल की थी। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। तो अब सवाल यह है कि एक और लॉन्ग मार्च, धरने या फिर एहतजाज की तैयारी हो रही है। वजीर आजम पर दबाव बढ़ाने के लिए आखिर हो क्या रहा है? PP रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो जरदारी को क्या मशवरा दिया है? जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास शब्बीर, सवाल ये उठ रहे हैं, कौन से शहर बंद होंगे, कौन से इलाके को बंद किया जाएगा, कहाँ एहतजाज होगा, लोग कहाँ जमा होंगे? देखिए जी, बिल्कुल अब ये फैसला हो चुका है कि स्ट्रीट पावर पीपल्स पार्टी भी अपनी यूज करेगी पहले की तरह, और नवाज शरीफ पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ाने के लिए एक नई हिकमत अमली पर बातचीत शुरू है सीनियर क़यादत और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान। ये बताया गया कि ट्रेन मार्च से वफाकी दारुल हुकूमत तक एक बड़ा ट्रेन मार्च किया जाएगा, जिसमें रेलवे स्टेशन पर खिताबात और दीगर जो एक्टिविटीज हैं वो भी की जाएंगी। सिंध और पंजाब में ये रेलवे स्टेशन होंगे। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने गो नवाज गो तहरीक के हवाले से भी बातचीत शुरू कर दी है और आसिफ अली जरदारी से हत्ती मशावरत सिर्फ बाकी है, चूंकि सिक्योरिटी क्लियरेंस का मसला है। तो जो ही सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगी उसके बाद पीपल्स पार्टी गो नवाज गो तहरीक के नाम से एक नई तहरीक शुरू करने जा रही है और इस हवाले से सीनियर क़यादत ने बिलावल भुट्टो को तमाम तजावीज़ जो है वो पेश कर दी है। तो अब्बास शब्बीर, फिर ख्वाजा साद रफीक से रब्ता कीजिए और उनसे पूछे कि वो वेलकम करने के लिए तैयार हैं या नहीं। आपने अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया। इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। केस की पहली समाअत कल जस्टिस शाहिद करीम करेंगे। शाहिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। शहबाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे, वज़ीर आला पंजाब की नाअहली के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से बाबर अवान ने दरखास्त दायर की है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि शहबाज शरीफ अवामी ओहदे के साथ फैमिली और कारोबार से भी वाबस्ता रहे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को 6 अरब रुपए के तोहफ़े दिए, लेकिन ये पैसा कहाँ से आया, इसकी वजाहत कहीं नहीं की गई। शहबाज शरीफ नायल होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि उन्होंने JIT पे हमला किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, इदारों पे बमबारी की। हमने इसमें एक स्टे एप्लीकेशन लगवाई है कि जो शहबाज शरीफ खजाने से किसी को पैसे ना दे, इस पे अदालत हुक्म इम्तनाई जारी करे। केस की इब्तदाई समाअत मंगल को जस्टिस शाहिद करीम करेंगे, जिसमें दरखास्त के काबिल समाअत होने का तयन होगा। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर।
प्रोग्राम में अभी मजीद भी अहम मामलात हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन फिलहाल एक अहम खबर आ रही है, वो आपको दे दें कि लीगी रहनुमा रशीद नवानी की अहलिया का घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का मामला। घरेलू मुलाजमा आमना की मेडिकल रिपोर्ट समा ने हासिल कर ली है। क्या कुछ पता चल सकता है इस रिपोर्ट से, जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे उमर आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा मेडिकल रिपोर्ट समा ने हासिल की है, क्या देखा आपने इसमें? जी बिल्कुल, ये जो मुलाजमा है जिसके ऊपर नून लीगी रहनुमा की दूसरी बेगम इरफाना की जानिब से तशद्दुद किया गया था, उसकी मेडिकल रिपोर्ट जो समा ने हासिल कर ली है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जो बच्ची की कमर पर जलाए जाने के निशानात मौजूद है। मेडिकल रिपोर्ट में मजीद ये भी कहा है कि पैरों पर जलने और बाएं आंख के नीचे सूजन के भी निशान पाए गए हैं और आमना के जिस्म पर लोहा गर्म करके लगाया जाता था। और जो लेकिन इसमें एक और चीज भी है कि जो बच्ची है उसके पूरे जिस्म में दर्द भी पाया गया, जो मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया। जो मुलजिमान एफआईआर में नामजद हैं उन्होंने जो है 22 जुलाई तक जमानत कबल गिरफ्तारी करवाई दी है। जी ठीक है उमर आसिफ, बहुत शुक्रिया। अब जो खबर आ रही है इससे मुझे ऐसा लगता है कि जीत कर आएंगे तो हमारे चैंपियन, बेहतरीन इनका वेलकम होगा, लेकिन अगर हार कर आएंगे तो शायद इन्हें पूछेंगे भी नहीं। क्यों? ये तो है भी पाकिस्तानी। वर्ल्ड कप में नाकाम रहने वाली विमेन क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंची। एयरपोर्ट पर पीसीबी का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। एक खिलाड़ी अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर घर के लिए रवाना हुई। लाहौर से सुहेब मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी, विमेंस टीम खाली हाथ वतन लौट आई। टीम इवेंट में एक भी मैच ना जीत सकी। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट, डेफिनेटली इससे बेटर हम ज़्यादा बेटर कर सकते थे, लेकिन जिस तरीके से लड़कियों ने फाइट किया वो बहुत अच्छी। लाहौर एयरपोर्ट पर पीसीबी का कोई नुमाइंदा दिखाई नहीं दिया। खवातीन खिलाड़ियों के लिए ट्रांसपोर्ट का कोई इंतजाम भी नहीं किया गया। नाशरा सिंधु को वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर ही घर जाना पड़ा। कप्तान सना मीर और नैन आबदी वापस नहीं आई। खवातीन खिलाड़ी अपने अहले खाना के हमरा रवाना हो गईं। प्रोग्राम के आगाज में आपको एक छोटा सा टीजर दिया होगा और यकीनन अब तक वो सवाल आपके जहन में गूंज रहा होगा। तो वो खबर ये थी कि भारत में औरत के बजाय जानवर बनकर रहना ज्यादा महफूज है। गाय के तहफ्फुज के नाम पर कत्ल की बढ़ती वारदातों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम ने तहलका मचा दिया है। भारत में अकलियत होना ही जुर्म नहीं, औरत होना भी जुर्म बना दिया गया है। इंडिया में गाय के तहफ्फुज के नाम पर इंसानों के कत्ल ने हर संजीदा और अमन पसंद को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। बहुत से लोग इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। भारत में खवातीन ने एहतजाज का अनोखा तरीका इख्तियार किया। दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता में ऐसी खवातीन नजर आईं जिन्होंने गाय का मास्क पहन रखा था। इसके जरिए वो ये पैगाम देने की कोशिश कर रही थी कि एक मुकद्दस गाय होना ज्यादा महफूज है बनिस्बत एक औरत होने के। एहतजाज का ये तरीका मुतारिफ कराने वाले फोटोग्राफर सजात्रो घोष हैं, जिनका कहना है कि गाय के नाम पर तशद्दुद करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। सजात्रो ने गाय का एक खूबसूरत मास्क खरीदा और इस मास्क के साथ तस्वीर कशी शुरू कर दी और मुहिम चलाई। उन्होंने रेस्टोरेंट में खाने का इंतजार करते हुए, अपने दफ्तर में काम करते हुए, फोन पर बात करते हुए और ट्रेन के डब्बे में लड़कियों के मास्क पहनकर एहतजाज करते हुए तस्वीर कशी की है। फोटोग्राफर सजात्रो का ये एहतजाज कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। वो उन्हें सोशल मीडिया पर धमकियां दे रहे हैं। भारत में 2016 में खवातीन के खिलाफ जुराइम के 3.25 लाख से ज्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। गाय के तहफ्फुज के नाम पर गुज़िश्ता 3 बरसों में 1 दर्जन से ज़ायद अफराद को कत्ल किया जा चुका है। और इस इशू पर हमें बिलाल कुतुब साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बिलाल कुतुब साहब, भारतीय अपने आप को अमन पसंद भी कहते हैं, सेकुलर भी कहते हैं, लिबरल्स भी कहते हैं, कि कैसे लोग हैं जो अपनी औरतों को ही तहफ्फुज नहीं दे सकते? बहुत शुक्रिया। देखिए, वो कहें जो मर्जी कहने का तो उनको अपना हक है, वो जो अपने आप को जैसा मर्जी कहें, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि जब भी जहन साजी होती है, किसी माशरे की तश्कील होती है, तो थियोलॉजी, जिसे हम खुदा परस्ती कह सकते हैं, वो बड़ा एक अहम रोल अदा करती है, मुसलमानों के लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी। रियासती कानून किस तरह इम्प्लीमेंट होता है, ये बहुत अहम चीज होती है। तालीम क्या है, वो अच्छी बात है, बहुत होनी चाहिए, लेकिन नसाब क्या पढ़ाया जाता है, ये बड़ी अहम बात होती है। मजहबी और सियासी रहनुमा आपके क्या सबक दे रहे हैं, ये बड़ी अहम बात है। अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि जिस माशरे में गाय जो है उसको माँ का दर्जा दिया गया है, तो यकीन कीजिए उस माशरे में मंतक
तो यही कहेगा ना कि इंसान को किसी भगवान का दर्जा दिया जाना चाहिए थे, तो औरत को भगवान का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह ही ये डाइकोटमी होती है। अगर डाइकोटमी में उर्दू में कहूं तो इसको मुनाफकत कहेंगे। मिसाल के तौर पे सत्ती जो है कि शौहर अगर मर गया तो बीवी को उसके साथ आग में जिंदा जला देना, मजहबी तौर पे ये जायज है, लेकिन कानूनी तौर पे 60 की दहाई में ये कानूनी तौर पे इसको गलत करार दिया गया। और तलाक का तस्वुर उनके यहाँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन कानून में दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि मजहबी कानून पे रियासती कानून को तरजीह दे दी गई। जब ये कर दिया जाए तो फिर इसकी जिम्मेदारी भी तो कोई उठाए ना, वरना मजहबी दहशतगर्दी जिसकी सरपरस्ती रियासत कर रही हो, वहां पे गुर्बत और तालीम की कमी के अलावा और मैं क्या कह सकता हूँ? बिलाल साहब, आप कानून साजी की बात कर रहे हैं, तो जहां कानून साजी होती है, यानी दिल्ली में इस रिपोर्ट को हम देख रहे थे, तो इसमें सबसे ज्यादा खवातीन के साथ जो ऐसे वाकयात होते हैं वो दिल्ली में होते हैं। जी, आपकी बात बिल्कुल वजह है, लेकिन दिल्ली में दूसरी तरफ ये देखिए कि मजहबी दहशतगर्दी का रुझान जो है वो किन लोगों के अंदर है? वो सड़क पे चलते हुए गरीब और गुरबा के अंदर है, उन लोगों में है जिनका तालीम से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। लेकिन इस पे एक बात को मत भूलिए, ये मैं बात बड़ी जुर्रत से और एहतियात से कह रहा हूँ, जब आपके इन फंडामेंटल ख्यालों को रोकने की बजाय उसको हवा दी जाए, इसको रोकने के लिए आपका मेंबर, आपका लोकल आदमी जो मंदिर है उसका काम होना चाहिए था, आपकी रियासत का काम होना चाहिए था। लेकिन आपके सामने है बात, जो आज मोदी साहब हैं वहां पे, उनका रियासती दहशतगर्दी क्या मजहबी दहशतगर्दी में भी एक बहुत बड़ा माशाल्लाह नाम है। अगर ये प्रमोशंस होती रहेंगी, अगर आपकी लीडरशिप मजहबी और रियासती लीडरशिप ही ऐसी होगी, तो फिर अवाम तो उस बात से फायदा उठाएंगे ना। वहां पे एक औरत का मकाम अगर ये है कि गाय ज्यादा है, मैं इसमें औरत को तो छोड़ दीजिए, वहां पे तो मर्द और आदमियों की आपने तस्वीरें और व्हाट्सएप नहीं देखे, सोशल मीडिया नहीं देखा, जहां हाथ बांध के लोगों को मारा जा रहा है और नारे लगवाए जा रहे हैं। ये ज़हनी पस्ती इसलिए है कि दोनों अदारे नाकाम है, रियासत भी नाकाम है और उनका जो मजहबी मेंबर है वो भी नाकाम है। बिलाल साहब, ये कैसा चेहरा है इनका? दिल्ली की हम बात करें, वहां पर हम क्या खवातीन के मसाइल की बात करें, वहां पर तो अगर कोई गोश्त खा रहा है तो उसको भी सजा दे दी जाती है। अगर मुझे एक लम्हा दीजिए तो आपको अर्ज करूं, देखिए जो खुदा परस्ती है ना, जो थियोलॉजी है, ये बड़ी अहम चीज होती है। अब मस्जिद खुदा का घर हम जरूर कहते हैं, लेकिन वो खुदा का घर वहाँ खुदा ताला रहता तो नहीं है ना, वो तो वहां पे तो एक असाया है जो कि खाने काबा से हम ड्राइव करते हैं। ये एक बड़ा फलसफियाना मामला है, इसलिए जहनी तौर पे भी आप देखेंगे तो मुसलमान मफलूज तर मफलूज भी होगा, तो जहनी तौर पे वो बाला होगा, वो पाकीज़गी के इंतजामात को, निजाम को, तहारत की बातों को समझने की काबिलियत रखता होगा। लेकिन इस मजहब के अंदर जहां आपने अपने ही खुदा को, भगवान को एक मंदिर में जिसका दरवाजा बिल्कुल छोटा होगा और खिड़की बिल्कुल पतली होगी, क्योंकि इसको आपने जेल डिक्लेयर किया हुआ है, मैं ये अपने लफ्जों में कह रहा हूं, और इसके बाहर आपने एक ब्राह्मण को एक गार्ड के तौर पे बिठाया ताकि खुदा वहां से कहीं भाग ना जाए, और इन दोनों की दिलजोई के लिए आपने एक इंस्टीट्यूशन पैदा किया जिसको दासी कहा जाता है, डांस कहा जाता है। ये सारे अदारे इतने फनी हैं, इतने गैर मंतकी है कि थियोलॉजी के अंदर भी ये ज़हनी पस्तगी का इजहार होता है, और अगर माशरे में इसको इम्प्लीमेंट करें तो आज के माशरे में आपका सवाए मजाक बनने के और क्या होगा? और कुछ नहीं होता। ठीक है बिलाल कुतुब साहब, आपका मौक़िफ़, आपका तज्ज़िया हमारे पास इस अफसोसनाक खबर पर आ गया है, बेहद शुक्रिया आपका। और अभी हम आ गए सर्द खाने की जानिब, और आज खैबर पख्तूनख्वा से कुछ निकाल के लेकर आए हैं। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे, लेकिन 4 साल गुजर गए हैं, क्या वादे पूरे हुए हैं, दावे पूरे हुए हैं? जान लेते हैं। तारिक वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक वहीद, तब्दीली का नारा लगाने वालों ने और भी बड़े बड़े नारे लगाए थे, कुछ पे अमल हुआ? देखिए, एक नारे और दावे तो एक तरफ, लेकिन जब बात अमली इक़दाम की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी शोबों में जो है मायूसी देखने में आ रही है। ख़ुसूसन अगर हम बात करें, 2 बड़े ऐलानात थे PTI के। एक जो बड़ा दावा किया गया था जब से 2013 में PTI ने यहाँ पर इक़्तिदार संभाला, तो पहला नारा था एहतिसाब का। एहतिसाब कमीशन की हालत नाजरीन जानते होंगे कि वो 3-3.5 साल से जो है वो अज़ूई मुअत्तल होकर रह गया है ये कमीशन, और अपने एक वज़ीर की गिरफ्तारी के बाद ये कमीशन बिल्कुल बैठ गया है। दूसरा जो अहम शोबा था वो ये ऐलान PTI चेयरमैन ने खुद किया था, बल्कि तवातुर के साथ ये दावा करते आ रहे थे कि सूबे में बिजली बहरान के खात्मे के लिए 356 डैम जो है छोटे डैम बनाए जाएंगे।
इस हवाले से जो हमारे पास दस्तावेजात है, इसका जायजा लिया जाए तो एक मायूस कुन सूरत हाल सामने आती है। इन 4 साल दौर में 1 मेगावाट बिजली भी अब इन डेमों से अभी तक पैदा नहीं की जा सकी। और जहाँ तक 350 डेमो का ताल्लुक है तो अभी तक पीटीआई हुकूमत सिर्फ 180 जो 5 साल में पूरे करने थे जो वादे, वो 4 साल गुजर चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तारिक वहीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज सोशल मीडिया पर कौन कौन से ट्रेंड टॉप पर रहे हैं, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। अवाम क्या सोच रहे हैं, ट्विटर वो बोल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े इशू पनामा का तस्करा ट्विटर पर ना हो। जद्दा नहीं, अडियाला, नवाज मेरा मैं उसका और कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ आज टॉप सियासी ट्रेंड रहे। पेशावर में फौजी अफसर की शहादत भी ट्विटर वालों के लिए अहम मौजू रही। हुब्बुल वतनी के इजहार के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद का हैशटैग भी आज के कामयाब तरीन ट्रेंड्स में से एक है। ऑलराइट जी, अब हम आ गए हैं सेगमेंट सोशल पर। आजकल तो E4 पकाओ सबको बहुत पका रहे हैं, तो हमने सोचा कि सोशल मीडिया की जान यानी नादिर को बुला लिया जाए सेट पर अपने स्टूडियो में और इनसे की जाए जरा मजे मजे की बातें। और कुछ प्रैंक्स हम इनके हमारे सामने ही मौजूद हैं, तो इनसे भी हम करवाएंगे। कैसे हैं नादिर? आपको पता है मेरा बाप क्या है? चले मैं इनको बताता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आपके बाप कोई अजीम हस्ती होंगे जिनके आप सुपूत हैं। खैर आप ये बताएं नादिर, बहुत लोग देख के खुश होते हैं आपको, आपके प्रैंक्स देख रहे हैं, इवन आज मैं भी देख रही थी। तो सबसे पहले तो ये बताएं किससे इंस्पायर होकर आपने ये काम शुरू किया? देखिए, ये प्रैंक्स की दुनिया से तो खैर किसी से इंस्पायर्ड नहीं हुआ था, लेकिन कॉमेडी से तो वो हमारे लेजेंड उमर शरीफ तो उनको देख देख के, उनके ड्रामे देख देख के बस एक आइडिया आया कि हम कॉमेडी कर सकते हैं। ये एक जो होता है ना रोड पे किसी भी वक्त छेड़ देना किसी को। सच बताएं, ये प्री प्लान नहीं होता? नहीं, नॉट एट ऑल प्री प्लान, बिल्कुल नहीं होता। यार जो आप इतनी जोर जोर से रख के लोगों को चमाटे लगा रहे होते हैं, किसी ने कुछ आपको नहीं लगा दिया? नहीं, बहुत ज्यादा इतनी, क्योंकि कराची में ये काम करना और जिस तरह का मेरा एक स्टाइल है करना, तो वो तो सामने वाला तो मतलब सही मायने में मतलब कूटता है मेरे को। फिर तो हुआ है कभी ऐसा कि जवाब में पड़ा हो? बहुत ज्यादा। मैं एक प्रैंक कर रहा था, तो थोड़ी सी ट्रबल सिचुएशन में आपको बताता हूँ कि क्या हुई थी। प्रैंक कर रहा था मैं, तो एक थीम थी, तो सामने से बंदा आया, उसने पिस्टल निकाल ली मुझ पे। पिस्टल निकाल ली, चैम्बर वगैरह खींच के मुझ पे रख दी। तो मैं आप लिटरली बताऊं, मैं सफ़ेद पड़ गया, 102 बुखार हो गया मुझे, ब्लड प्रेशर लो हो गया। और मैंने सामने देखा तो एक बंदे की गुद्दी नजर आ रही थी, वो हमारा डायरेक्टर था जो भागता हुआ जा रहा था। ये तमाम चीजें तो वो हैं जो आपके साथ रोजमर्रा होती रहती होंगी। अब ये बताएं कि आप यकीनन इससे अर्निंग का जरिया भी होगा आपके। हाँ, एग्जैक्टली। तो कैसे कर सकते हैं आप, किस तरह से अर्न कर रहे हैं? ये बेसिकली यूट्यूब से अर्निंग होती है, वो इस वजह से जो हमारे चैनल की व्यूअरशिप होती है उस पर यूट्यूब एड लगाता है। ठीक है, एड की अगेंस्ट हमें पैसे मिल। आप हमारे साथ नादिर मौजूद थे और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप काम करें इसी तरह से आगे करते जाएं और ऐसे लोगों को खुश करते जाएं, हंसाते जाएं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो यकीनन आपको पसंद आई होगी। नादिर से गुफ्तगू आगे बढ़ते हैं और अब रुख कर लेते हैं लाड़काना का, जहां के मकीन परेशान है। हुकूमत से क्या शिकायतें कर रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। लाड़काना वालों को पीपल्स पार्टी की हुकूमत से शिकायतें, वोट लिया है तो उम्मीदों पर भी पूरा उतरो। दुश्वारी होती है, धक्के खाते हैं गलियों में, रोडों पर। मुंतखब नुमाइंदे बाकरानी रोड को भूल गए। सेवरेज लाइनें बिछाने का काम 6 माह से बंद है। हमने वोट दिया पीपी को, तो पीपी वाले हमारे घर नीचे हो गए, दुकान नीचे हो गए, कारोबार बंद हो गए। 2 साल दुकान, ये अपना रोड नहीं बन रहा, गटर नहीं बन रहा। शहरियों की एक ही दरख्वास्त, गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं कि मेहरबानी करके ये नाले और ये रोड का कुछ करें। काम मुकम्मल करो, अजियत से निजात दिलाओ। जनाब, नए गुलकारों को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिले तो उन्हें भला और क्या चाहिए। रावलपिंडी में ऐसी ही एक महफिल मूसीक़ी का अहवाल आपको बता रहे हैं। रावलपिंडी से सदाकत अली। हर सू बिखरे हैं मौसीकी के रंग, उभरते हुए नौजवान गुलकारों के संग। रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में सजाई गई खूबसूरत महफिल। गुलकारों ने ऐसे सुर लगाए कि शुरका झूम उठे। फनकारों ने लोकगीत गाकर भी महफिल लूट ली।
शायकीन महफिल कहते हैं ऐसी सरगर्मियाँ तफरीह का बेहतरीन जरिया है। सब ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया और ऐसे शोज होने चाहिए और पाकिस्तान के न्यू कमर को प्रमोट करना चाहिए। इस महफिल मौसीकी में नए फनकारों को अपनी सलाहियतें मनवाने का मौका मिला तो इन्हें इनामात से भी नवाजा गया। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। और फैशन की भी तो बात करते हैं हम 7 से 8 में। तो इतनी गर्मी में कराची में, पाकिस्तान में गाउन्स यहाँ तो नहीं सोचा जा सकता, लेकिन पेरिस फैशन वीक में डिज़ाइनर्स नित नए स्टाइल्स के गाउन्स और दीगर पहनावे पेश कर रहे हैं। कैसे स्टाइल्स आज का लेना है वहाँ पर, रिपोर्ट में जान लेते हैं। पेरिस में आते कुटोर वीक की रंगीनियां, दिलकश कट्स के साथ लॉन्ग और शॉर्ट गाउन्स की कलेक्शन पेश करने पर डिजाइनर्स का जोर। मॉडल्स की जानदार कैटवॉक भी हर अंदाज को लगा रही है चार चांद। शिफॉन हो या वेलवेट, सिल्क हो या क्रेप, नफीस डिजाइनर हसीन रंग और ज़हीन दिमागों के स्टाइलिश कट्स जैसे हर लिबास की इंफरादियत बढ़ा रहे हैं। और हॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर रवा हफ्ते बनमानस राज करते रहे। वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स ने 5 करोड़ से जाहिद का बिजनेस किया है। हॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर बनमानसों ने कब्जा जमा लिया। वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स नाक़िदीन की तवक्कुआत पर पूरी उतरी। इंसान और एप्स की लड़ाई ने शायकीन को खूब महसूस किया। फिल्म ने पहले ही हफ्ते 5 करोड़ 65 लाख डॉलर्स का बिजनेस करके बॉक्स ऑफिस पर पहली पोजीशन संभाल ली। स्पाइडरमैन सीरीज की नई फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग गुज़िश्ता हफ्ते बॉक्स ऑफिस से 30 करोड़ 20 लाख डॉलर समेट चुकी है। सुपर हीरो फ्रेंचाइज की रीबूट फिल्म ने रवा हफ्ते 4 करोड़ 52 लाख डॉलर मजीद कमाई की। डिस्पेकेबल मी 3 बॉक्स ऑफिस पर अपना सहर बरकरार रखे हुए है और इस वीकेंड पर 1 करोड़ 89 लाख डॉलर्स का बिजनेस कर चुकी है। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साक़ी। घर बैठी बासलाहियत ख़वातीन क्या कुछ नहीं बना सकती। कराची में तो ऐसी हुनरमंद भरी पड़ी हैं। ऐसी ही दस्तकार ख़वातीन की दिलचस्प अशिया से सजी नुमाइश में लिए जा रही हैं आपको शैला महमूद। कराची के मकामी क्लब के 3 हॉल खचाखच भरे हैं। यहाँ कुछ मुफ्त में नहीं बांटा जा रहा जनाब। बल्कि फरोख्त की जा रही हैं ऐसी नायाब अशिया जो आपको महंगे मॉल्स में भी ना मिले, क्योंकि यहाँ दस्तयाब हैं तख्लीकी दिमाग रखने वाली हुनरमंद ख़वातीन के दिलचस्प शाहकार। आप देख सकती हैं सब सोल्ड आउट हो रहा है हमारा। माई पेंटिंग्स है सोल्ड आउट। गार्डन एक्सेसरीज हमारी बहुत पसंद की जा रही हैं। मुख्तलिफ धातों से बनाए गए जेवरात हों या मुनफरद घरेलू सजावट का सामान, हर खातून का स्टॉल फरोख्त कर रहा है कुछ न कुछ खास। इतना अच्छा फुटफॉल के अनएक्सपेक्टेड। तख्लीकात की पजीराई और धड़ाधड़ कमाई, दस्तकार ख़वातीन की खुशी उनके चेहरों से छलकती नजर आई। इस नुमाइश की हर चीज़ खुद बता रही है कि पाकिस्तानी ख़वातीन किस कदर तख्लीकी सलाहियतों की मालिक हैं। ज़रूरत है तो बस उनको प्लेटफॉर्म मुहैया करने की। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ शहला महमूद, समा, कराची। जनाब WWE या WWF हमें तो एंटरटेनमेंट लगता है, लेकिन यहाँ कई लोगों की जानें भी गई हैं और ये हमने जाने नहीं ली हैं, रेसलर्स ने लिए हैं। किन रेसलर्स ने कब कब कैसे कैसे स्टंट करते हुए जाने लिए आपको रिपोर्ट में दिखा देते हैं। ताकत के नशे ने बहुत से पहलवानों को जहां मनशियात का आदी बनाया वहीं कातिल भी बना दिया। ब्रायन माइकल मैकी WWE का रेसलर था, गर्लफ्रेंड को कत्ल करके शह सुर्खियों का हिस्सा बन गया। 6'9". He's going up for a suplex. Yes, big suplex. रेसलर जिम्मी स्नोकर भी गर्लफ्रेंड नैन्सी अजिनिटो के कातिल करार पाए। प्यूर्टो रिको के रेसलर जोस गोंजालेस ने मुंहमारी पर साथी पहलवान ब्रीदर ब्रोडी को कत्ल कर दिया था। और WWE की तारीख के सबसे तवील क़ामत रेसलर इंडियन निजात खाली हैवीवेट चैंपियन भी रहे, मगर APW में उनके हाथों रेसलिंग मैच में एक शख्स हाथाती तौर पर मारा गया।
अभी आपको बताते हैं कि थाईलैंड में किसानों ने कीचड़ में बैलों की दौड़ें लगवा दी। सालाना मेले का ये तमाशा देखने दूर दूर से लोग उमड़ आए। थाईलैंड के सूबे चोनुबुरी में सालाना रिवायती मेला लगा है, जहां बैलों की कीचड़ में दौड़ लगी। बैल हल लेकर दौड़े और किसान छड़ी लेकर बैलों के पीछे दौड़े। ये मुकाबला देखने दूर दूर देहात से किसान जमा हुए, खूब हल्ला गुल्ला हुआ। तो इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। कल सेम टाइम सेम प्लेस आपसे होगी मुलाकात। देखिएगा जरूर 7 से 8। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।